एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया हैं। और जिस घड़ी का था इंतजार कि मैम राइज ऑफ एम्पायर्स पढ़ा दो, आप लास्ट वन शॉट में कह के गए थे कि अशोका की कहानी सुनाऊंगी, अलेक्जेंडर की कहानी सुनाऊंगी, तो कहानियों वाला चैप्टर, मजेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं बेटा। राइज ऑफ एम्पायर्स वन शॉट में भैया चमका लेंगे, कोई लोड है नहीं। मेरा नाम है सृष्टि, मैं हूँ आपके सृष्टि मेंटर, और चलिए शुरू करते हैं द टॉपिक राइज ऑफ एम्पायर। उसके पहले जान लो एम्पायर क्या होता है। सवाल यहाँ से डेफिनेटली आएगा बेटा, एम्पायर क्या होता है? एक लार्ज एरिया जहां एक पावरफुल रूलर रहेगा, बहुत बड़ा रूलर, उसे कहते हैं एम्परर। क्या कहते हैं? एम्परर। तो व्हाट इज एम्पायर? एम्पायर इज अ लार्ज एरिया विद अ पावरफुल रूलर नोन एज एम्परर। और इनके अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं। किंगडम क्या होती है? छोटी जगह। एम्पायर क्या होता है? बड़ा सा एम्पायर, बड़ी जगह। तो छोटे छोटे किंगडम्स के ऊपर होता है एक एम्पायर। द वर्ड एम्पायर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इम्पेरियम, जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, है ना। तो जो वर्ड है बेटा एम्पायर कहां से आया? लैटिन वर्ड इम्पेरियम से। इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर। भाई जो हमारे किंगडम है, छोटे छोटे किंगडम है जो एम्पायर के नीचे आते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। तो देखो सिस्टम कैसा है, सिस्टम समझना तुम लोग। सिस्टम कैसा है कि भैया ये है एम्पायर, है ना, बड़ा सा एम्पायर है। इस एम्पायर के अंडर में बहुत सारे किंगडम आते हैं। किंगडम मतलब छोटू, है ना, मिनी किंगडम है भाई। बहुत सारे किंगडम है, किंगडम 1, किंगडम 2, K2, किंगडम 3। और इन हर किंगडम का कौन है? राजा है, छोटू राजा। राजा 1, राजा 2, राजा 3। अब ये सब राजा जो एम्परर होते हैं, है ना, जो एम्परर होते हैं, जो बिल्कुल महाराज होते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, ट्रिब्यूटरीज, है ना, इनको उनके चरण वरण पकड़ते हैं कि भैया हम तो बहुत तुच्छ हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, हम आपको लैंड दे रहे हैं, हम आपको बहुत हमारी लॉयल्टी दे रहे हैं, तो हमें आप रूल करने दो। तो भाई एम्परर जो है वो इन्हें रूल करने देता है, और बदले में इनसे क्या लेता है? गिफ्ट लेता है, पैसे लेता है, लैंड लेता है, टैक्स लेता है। तो दिस इज हाउ एम्परर वर्क्स। और इन्हें क्या कहते हैं? छोटे छोटे किंगडम्स को ट्रिब्यूटरीज। क्या कहते हैं बेटा? ट्रिब्यूटरीज। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है नाउ। अच्छा, संस्कृत में एम्परर को क्या कहते हैं? सम्राट, राजाधिराज। तो थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगे। अधिराज, राजाधिराज, सम्राट मतलब राजाओं के राजा होते हैं एम्परर। अब एक जो एम्पायर होता है बेटा, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, है ना। क्या क्या फीचर्स? कि उस एम्पायर की बहुत बढ़िया आर्मी होनी चाहिए, फोर्ट अच्छा होना चाहिए, पैसे बढ़िया होने चाहिए। कुछ फीचर्स होंगे ना भैया, एम्पायर है तो क्या हल्के में ले लेंगे क्या? नहीं, कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर, एक बड़ी आर्मी, कि किसी ने अगर अटैक कर दिया तो उनके पास एक आर्मी हो। एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कि टैक्स कैसे लेंगे, जुडिशरी कैसी होगी, सिस्टम कैसे चलेगा, रिलीजियस अफेयर्स कैसे होंगे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। फिर लॉस होने चाहिए प्रॉपर, कि भैया ये कानून बन गया है, अब अगर किसी ने ऐसी गलती करी तो ये कानून है, हम ऐसी करेंसी देते हैं, हमारा ऐसा ऑर्डर है ना। एक प्रॉपर लॉस होने चाहिए। ठीक है। प्रॉपर कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस, कि जो एम्परर है उसके अंडर में जितने फॉरेस्ट हैं, जितनी माइंस है, जितनी रिवर्स है, उनका प्रॉपर कंट्रोल और उनका प्रॉपर यूसेज, ये भी एक फीचर ऑफ एम्पायर है। इंकरेज आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन एंड स्कूल ऑफ थॉट, है ना। और अगर एक एम्पायर है तो वहां पर आर्ट होना चाहिए, थॉट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, मतलब वो बहुत एनरिचिंग होना चाहिए, तभी तो वो एक एम्पायर होगा। और लास्टली कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए, बढ़िया नेटवर्क, जिससे ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, पैसा आए, कम्युनिकेशन हो, दूसरे लोग जो है एम्पायर में आके अपना योगदान दे। तो ये सभी क्या है? फीचर्स ऑफ एम्पायर है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। देखो पैसा होगा तभी एम्परर एम्परर बना रहेगा, पैसा होगा तभी लोग उनको पूछेंगे। तो पैसा कहां से आएगा? बिजनेस से आएगा, ट्रेड से आएगा। तो ट्रेड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्पायर्स वेल्थ, है ना। एम्परर की वेल्थ के लिए बिजनेस जो है बढ़िया चलना चाहिए था। मेंटेनिंग वो आर्मी वॉज कॉस्टली, है ना भैया, खाना देना है, घोड़े लाने हैं, वेपन लाने हैं। एक एम्पायर चलाना कोई सस्ता काम है क्या? नहीं, इट वॉज वेरी कॉस्टली। तो भैया इतने पैसे होना बहुत जरूरी था कि ट्रेड क्या हो, ट्रेड क्या हो, बहुत बढ़िया हो, बिजनेस क्या हो, बहुत बढ़िया हो। ठीक है।
तो क्या था, इनका काम था, एम्परर्स का काम था कि जो ट्रेड रूट है ना, जिस रूट से, जिस रास्ते से ट्रेड होता है उस पे कंट्रोल कर लो। तो अगर वहां से कोई घोड़ा निकला तो वो हमें पैसे देगा। जितने ट्रेड रूट है, जिन रास्तों से बिजनेस होता है उस पे कंट्रोल कर लो। तो कंट्रोलिंग ट्रेड रूट इंक्रीज द वेराइटी ऑफ अमाउंट ऑफ गुड ट्रेडेड, बूस्टिंग इनकम एंड टैक्सेस। कि भैया अगर इस रूट से ट्रेड होता है तो इसका कंट्रोल हमारे पास है। अब तुम्हें अगर यहाँ बिजनेस करना है तो थोड़ा पैसा किसको देना पड़ेगा, एम्परर को देना पड़ेगा। तो ट्रेड रूट्स पे लोग काफी ज्यादा कंट्रोल करना पसंद करते थे। अच्छा, ट्रेड यानी कि बिजनेस किन चीजों का होता था, तो कपड़ों का, स्पाइसेस का, जेम्स का, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, एनिमल्स का, काफी चीजों का ट्रेड, काफी चीजों का बिजनेस यहाँ हुआ करता था। और जो ट्रेडिंग करते थे, जो बिजनेस करते थे, वो अपना ग्रुप बनाते थे, है ना, बिजनेसमैन का ग्रुप, उसे कहते हैं गिल्ड। गिल्ड मतलब श्रेणी, गिल्ड वॉज द ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, कि भाई सब मिलकर हम बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे और राजा को भी पैसा देंगे और हमारा एम्पायर बहुत बड़ा होगा। इस गिल्ड का एक लीडर होता था जो बताता था कि हाँ अब हमें ऐसा कदम उठाना है, अब हमें ये करना है। तो गिल्ड में यानी कि ग्रुप में ये लोग क्या करते थे बेटा, ट्रेडिंग करते थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट रूट कौन से थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दो इंपॉर्टेंट रूट थे, एक था उत्तर पथ जो नॉर्थ से ऐसा था, और एक था दक्षिण पथ जो साउथ कनेक्ट करता था। तो दिस वर द इंपॉर्टेंट टू रूट्स जिस पे हर एक राजा कंट्रोल करना चाहता था। और ये जो गिल्ड्स थे, है ना, ट्रेडिंग श्रेणीज थी, गिल्ड थे, ये लोग कंपटीशन नहीं करते थे कि अरे यार तूने इतने स्पाइसेस बेचे अब मैं इतने बेचूंगा, नहीं, ये लोग कोलैबोरेशन, साथ मिलकर काम करते थे। तो ऐसे चलते थे बेटा एम्पायर, ऐसे क्या चलते थे, एम्पायर। अब हमें पढ़ना है दो मेजर कहानियां, बहुत प्यारी कहानियां, मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा, मतलब पेन कॉपी थोड़ा साइड में रख दो और कहानियां सुनने बैठ जाओ, क्योंकि हम समझने वाले हैं मगध की कहानी और हम समझने वाले हैं अलेक्जेंडर की कहानी। दो कहानियां चलेंगी, एक मगध में चल रही है, एक नॉर्थ वेस्ट पंजाब के पास चल रही है। पहले शुरू करते हैं मगध से। याद है मगध एक इंपॉर्टेंट क्या था, महाजनपद था। तो 6th से 4th सेंचुरी में मगध काफी इंपॉर्टेंट महाजनपद बना, बहुत बड़ा, बहुत शानदार। क्यों, गंगा जी बहती थी वहां पर, रिसोर्सेस अच्छे थे, और एक राजा थे अजात शत्रु। क्या नाम था, अजात शत्रु। उन्होंने मगध को बहुत पावरफुल करा था। उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट डे क्या है, पटना। तो अजात शत्रु नाम के राजा ने क्या किया, मगध को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, मगध में फर्टाइल लैंड थी, बहुत अच्छा फॉरेस्ट था, एलिफेंट्स थे, आयरन ओर थी, काफी कुछ था मगध में, रिवर गंगा थी, सोन थी, इतने रिसोर्सेज थे भैया, इतने रिसोर्सेज थे कि मगध वालों को कोई कमी नहीं हुई। तो इसीलिए मगध क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट एरिया बन गया। और कौन से राजा ने इसको पावरफुल बनाया, अजात शत्रु ने। अब अजात शत्रु के बाद क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर देखो आयरन फ्लो है ना, हमने देखा था कि सेकेंड अर्बनाइजेशन में लोहा इंट्रोड्यूस हो गया है, तो लोहे के फ्लोस थे, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया था। अगर एग्रीकल्चर ज्यादा होता, सरप्लस फूड होता, तो वो बेचते लोग, पैसे कमाते उससे। तो ऐसे करके मगध क्या हुआ, काफी इंपॉर्टेंट बन गया। अब क्या हुआ, मैंने कहा तुम्हें अजात शत्रु नाम का एक राजा था। अजात शत्रु के बाद एक नई डायनेस्टी आई मगध में, नाग डायनेस्टी। थोड़े टाइम नाग डायनेस्टी चली, फिर आती है एक डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। किसने फाइंड करी, महापद्मनंदा ने। महापद्मनंदा वाज अ ग्रेट रूलर, पर उनका बेटा था धनानंद। क्या नाम था उसका, धनानंद। ही वॉज वेरी क्रूएल, बहुत ही खराब राजा। लड़कियों को उठा उठा के ले आना, औरतों को उठा उठा के ले आना, लोगों को मारना, इनोसेंट लोगों को मारना। इतना खराब राजा था धनानंद कि उसने मगध को तहस नहस कर दिया, है ना। मतलब मगध को बढ़ाया तो बहुत, क्योंकि उसने हर एक राजा से लड़ाई करी और बढ़ाया बहुत, बट वहां के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। किससे, धनानंद से। धनानंद जो है उनसे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके समय मगध बहुत इंपॉर्टेंट था, लार्ज था, खुद के कॉइन्स थे, बड़ी आर्मी थी, बड़ी वेल्थ थी, बड़ी पावर थी। बट धनानंद जो था बहुत खराब राजा था। अब धनानंद ने क्या किया, एक किस्सा हुआ, है ना। धनानंद ने एक महान व्यक्ति की ईगो हर्ट कर दी, एक महान व्यक्ति की ईगो हर्ट कर दी, और ऐसी ईगो हर्ट करी कि धनानंद भाई साहब को एक लड़ाई में हरा दिया गया। अब वो लड़ाई किसकी थी,
किसकी ईगो हर्ट हुई वो जानने के लिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। ये कहानी दूसरी हम शुरू कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की। ये कहानी कहाँ की थी? मगध की। याद क्या रखना है कि धनानंद भाई जो है उन्होंने ईगो हर्ट करी है किसी की। किसकी हर्ट करी है अगर आपको पता हो ऑलरेडी तो कमेंट में बता दो, नहीं पता हो तो थोड़ा वेट कर लो। अब दूसरी कहानी सुनो, नॉर्थ वेस्ट में क्या हो रहा था। अलेक्जेंडर सिकंदर नाम का एक राजा, उसके सर पे भूत सवार था कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूंगा, पूरे दुनिया जहान पर मेरा राज होना चाहिए, है ना। यहां से जो दिख रहा है येलोइश रीजन, इस पे पूरे रीजन पर राज करता हुआ, सब रीजन को जीतता हुआ बंदा कहां पहुंचा? इंडिया में हाइदास पास नदी, पंजाब के पास इंडिया पहुंचा। और अब उसका एम था कि अब इंडिया को जीतूंगा। जैसे ही वो हाइदास पास नदी के पास पहुंचा, वहां पर एक राजा था, राजा पोरस। क्या नाम था? किंग पोरस। तो इधर अलेक्जेंडर, इधर पोरस। क्या होती है? बैटल होती है, लड़ाई होती है, बैटल ऑफ हाइदास पास। हाइदास पास नदी के पास बैटल ऑफ हाइदास पास होती है। अलेक्जेंडर एक तरफ, पोरस एक तरफ। जीतेगा कौन? यहां जीत जाता है कौन? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर बेटा जीत तो जाता है, पर जैसे ही वो पोरस की आर्मी देखता है, पोरस को देखता है कि यार इतना छोटा है मुझसे, इसकी आर्मी भी इतनी कमजोर है, और मैं तो इतने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करता हुआ आ रहा हूं, तो यार उसके बाद भी ये मुझसे जीत गया, मतलब ये तो बहुत स्ट्रांग है। और अगर इंडिया का एक राजा इतना स्ट्रांग है, तो अगर मैं इंडिया में और अंदर जाऊंगा, मगध वगध तक जाऊंगा, तो मैं तो मर ही जाऊंगा, है ना। तो अलेक्जेंडर की आर्मी भी बहुत डर गई कि हम तो इंडिया, हमसे तो नहीं होगा भैया, इंडिया तो बहुत स्ट्रांग कंट्री है, हम तो भाग जाएंगे, क्योंकि वो इतना थक भी गई थी। कितना बड़ा एक आर्मी लेकर वो आया था, तो वो लोग इतना थक गए, उनके सोल्जर्स इतने परेशान हो गए कि इंडिया में सिर्फ हाइदास पास को जीत के अलेक्जेंडर भाई वापस चल दिए। कहां पर? अपने घर की तरफ। खैर घर तक नहीं पहुंच पाए, बेबीलोन में उनकी जो है डेथ हो जाती है, क्योंकि थक बहुत गए थे। बट यहाँ पर बेटा हाइदास पास यानी कि हमारा पंजाब वाले रीजन के आसपास ये लोग जीत गए थे। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो एरिया अलेक्जेंडर जीत के गया था, उसने वहां अपने गवर्नर बैठाए, है ना, उसने अपने यहाँ गवर्नर बैठाए। तो यहाँ पर भी बेटा हमारे हाइदास पास में भी उसने अपना एक गवर्नर, जिन्हें कहते थे सत्रप। सत्रप मतलब ग्रीक गवर्नर, है ना, अलेक्जेंडर का गवर्नर। अलेक्जेंडर जीतता गया, आगे बढ़ता गया, और पीछे अपने गवर्नर्स बैठाता गया। जब हाइदास पास से वापस लौट रहा था, तो वहां भी उसने अपना क्या करा बेटा? एक गवर्नर बैठा दिया कि भैया अब तुम यहाँ राज करो, हम तो चले अपने घर। घर तो पहुंच नहीं पाए थे, बट ये इनकी कहानी थी। तो कहानी समझ में आ गई किसकी? अलेक्जेंडर की। यही बात यहाँ लिखी है कि भैया अलेक्जेंडर एक ग्रीक किंग थे। 327 सी से 325 बीसी, 327 से 325 बीसी, है ना, बिफोर क्राइस्ट, उन्होंने भैया सोचा कि हम पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करेंगे, है ना। पोरस को उन्होंने हरा दिया, लेकिन वहां पर उनके जो लोग हैं, है ना, अच्छा उन्होंने देखा कि ग्रीक रिकॉर्ड्स में ये भी लिखा है कि पोरस के साथ महिलाओं ने भी लड़ाई करी, विमेन्स ने भी फाइट करी। तो अलेक्जेंडर डर गया होगा कि यार इंडिया की तो औरतें भी बहुत खतरनाक है भाई, आदमी तो आदमी, औरतें भी खतरनाक है, भाग जाओ। तो इंडिया छोड़ के भाग गया। ही वॉज वुंडेड, टायर्ड, और उनके सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो वापस चले गए कहां पर? अपने घर की ओर। लेकिन जहां जहां है ना वो जब घर की ओर जा रहे थे बेटा, तो उन्होंने अपने सत्रप यानी कि जो गवर्नर्स थे, है ना, उनको हर जगह छोड़ा था, क्योंकि वो एरिया उन्होंने जीता था। 326 बीसीई में बेटा, 323 बीसीई में अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है बेटा, काय में? बेबीलोन में। और फिर उनका एम्पायर जो है उनके सत्रप्स, उनके जनरल्स ही चलाते हैं। अच्छा जब अलेक्जेंडर बेटा जा रहे थे ना इंडिया से, तो वो काफी सारे इंडियन सेजेस, इंडियन मुनियों से मिले, है ना, उन्हें कहते हैं जिम्नोसोफिस्ट। क्या कहते हैं? जिम्नोसोफिस्ट, जो इंडियन सेजेस थे, कॉल्ड नेकेड फिलोसफर बाय ग्रीक, है ना, ग्रीक में उन्हें नेकेड फिलोसफर के नाम से जानते हैं। उन्होंने काफी ज्यादा रिडल्स पूछी उनसे, इम्प्रेस्ड बाय देयर वाइस आंसर। दिस मीटिंग शो अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफी। तो काफी उनकी कॉन्वर्सेशन हुई। अलेक्जेंडर भी बहुत दिमाग वाले थे, इंडियन सेजेस भी दिमाग वाले थे, तो काफी इनके सवाल जवाब हुए। तो ये लोग आपस में बहुत इंप्रेस हुए एक दूसरे से कि अलेक्जेंडर भी दिमाग वाले हैं और इंडियन सेजेस भी दिमाग वाले हैं। तो ऐसे इंडिया और ग्रीक का कॉम्बिनेशन हुआ, है ना। इंडिया आर्किटेक्ट में, इंडिया में एक ग्रीक का तड़का अलेक्जेंडर ने शुरू किया। अब कहानी में फिर से कहाँ चलें? वो धनानंद भाई, याद आ गए धनानंद भाई। तो धनानंद भाई को मैंने कहा था, धनानंद भाई ने एक आदमी की ईगो हर्ट करी थी, और ईगो कुछ ऐसे हर्ट करी थी कि एक
व्यक्ति थे चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। उनका नाम चाणक्य भी था, उनका नाम चाणक्य भी था, उनका नाम कौटिल्य भी था, उनका नाम विष्णुगुप्त भी था, है ना। कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, तो ये बहुत दिमाग था यार इनमें। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी है। इन्होंने इन गवर्नेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी ज्यादा रिसर्च की थी। तो एक दिन चाणक्य धनानंद के पास गए और कहा, धनानंद भाई, ये मगध बहुत बड़ा है, इसकी आर्मी बहुत बड़ी है, और तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम इतने क्रुएलिटी से लोगों को मार रहे हो, लोगों की औरतों को उठा के लेके आ रहे हो। ये कहाँ का राजा करता है ऐसा? ये कोई राजा का धर्म नहीं है। तो भाई धनानंद इतना गुस्से में हुआ, इतना गुस्से में हुआ कि उसने चाणक्य को कहा, गेट आउट ऑफ माई किंगडम, मेरे राज्यपाट से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें बाहर फिकवाता हूँ। भैया आप चाणक्य तो इतने गुरु, है ना, इतना उनको तो भाई वो तो बहुत ज्यादा वेल एडवांस थे, उनको तो बहुत दिमाग था। तो उनके तो ईगो पे बात लग गई। उन्होंने बोला, ये किस तरीके से इन्होंने मुझे अपने किंगडम से इंसल्ट कर दिया है, तो ये तो ईगो हर्ट कर दिया भैया तुमने आदमी का, और तुमने इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया। तो उस दिन चाणक्य ने प्रण ले लिया, वाव कर लिया कि मेरा सबसे प्यारा शिष्य है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को मैं इतना पढ़ाऊंगा, इतना लिखाऊंगा, और एक ना एक दिन ये इसको धनानंद को मार के और राजा बनेगा मगध का। उन्होंने उस दिन प्रण ले लिया। और ऐसा ही हुआ बेटा। एक लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस धनानंद की। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं और नए राजा बनते हैं मगध के। और शुरुआत होती है द मौर्यन डायनेस्टी की। चमक रहा है भाई लोग, चमक रहा है। 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की, धनानंद को हरा के अपने मेंटर कौटिल्य के साथ, है ना, अपने मेंटर कौटिल्य के साथ। चंद्रगुप्त ने अपने एम्पायर को नॉर्थ में तो एक्सपैंड किया ही किया, डेक्कन में, साउथ में भी एक्सपैंड किया, बहुत बड़ा। इनके समय पर मगध जो मौर्यन एम्पायर था काफी ज्यादा और फैलता गया और बड़ा होता गया। अच्छा, जो नॉर्थ वेस्ट में हाइडास पास में वो ग्रीक सत्रप था ना, जो अलेक्जेंडर छोड़ के गया था, उसको भी अशोका ने, उसको भी इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें भी हरा दिया ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें भी हरा दिया, उन्हें भी डिफीट कर दिया। और उन्होंने बेटा मेगस्थनीस, मेगस्थनीस कौन था? एक ग्रीक हिस्टोरियन था, है ना, ग्रीक एम्बेसडर था, उसको वेलकम किया अपने कोर्ट में, है ना। मेगस्थनीस ने एक बुक लिखी है इंडिका, इंडिका, है ना, इंडिका करके एक बुक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छे राजा थे, मैं ग्रीक से घूमने आया था तो उन्होंने मुझे अपने एम्पायर में बहुत रिस्पेक्ट दी और हमारे सत्रप को हरा दिया था, बट फिर भी मेरे साथ उन्होंने अच्छा बिहेवियर करा, ऐसा मेगस्थनीस ने लिखा है। तो मौर्य जो है बेटा इस तरीके से काफी ज्यादा क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए, काफी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ग्रीक सत्रप को हरा दिया, डेक्कन तक चले गए, तो बड़ा सा एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर खड़ा कर दिया। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बहुत रिनाउंड टीचर थे भाई, उनका कोई मुकाबला नहीं था। चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र जैसी किताबें उन्होंने लिखी है। उनका गवर्नेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पर, ट्रेड पर काफी नॉलेज था, है ना, काफी। उन्होंने वो भी दी थ्योरी सप्तंग कि एक जो राजा होता है उसके 7 अंग होते हैं, 7 लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ, सप्तंग भी हम देखेंगे। सप्तंग, ये रहा सप्तंग, द 7 पार्ट्स ऑफ अ किंगडम। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं, यस नाउ चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो हमने देख लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने लीडरशिप दी। अच्छा ओके, ये रिपीट हो गया यहाँ से। नाउ कौटिल्य ने बेटा अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी है ना। उनका मानना था कि एक किंग को, एक राजा को प्रजा के लिए सोचना चाहिए, ध्यान जैसा नहीं करना चाहिए कि दूसरे की औरतों को उठा के ले आए, नहीं, एक प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, तभी वो क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग राजा, एक स्ट्रॉन्ग किंग बन पाएगा। उन्होंने बोला कि हमें हमारे कंट्री साइड यानी कि गांव की भी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गांव के लोगों का भी ध्यान देना चाहिए, जो विलेजर्स है उनको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा किंगडम आगे बढ़ पाएगा, है ना। काफी अच्छा उनका स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर था कि भाई करप्शन कोई कर रहा है या किसी ने किसी और को हार्म किया, किसी को परेशान किया, तो क्या उसको सजा देनी है, ये भी उन्होंने फिक्स किया था। उनका सिर्फ एक मानना था कि राजा तभी खुश रहेगा जब उसकी प्रजा खुश रहेगी,
सीधी बात है, ए किंग वुड ओनली बी हैप्पी इफ हिज ओन पीपल आर हैप्पी, सीधी बात थी। इसलिए उन्होंने एक सप्तंग थ्योरी भी दी थी बेटा कि एक राजा के 7 पार्ट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग किंगडम के 7 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 7 पार्ट? सबसे पहले तो किंग, द अल्टीमेट हेड, स्वामी। फिर होता है अमात्य। अमात्य कौन होता है? काउंसलर्स, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, जो लोग राजा को हेल्प करते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं जो उन्हें एडवाइस करते हैं। फिर होती है टेरिटरी, यानी कि जो जहां पर उनके लोग रहते हैं, है ना, जो जमीन उनकी है, वो एक पार्ट है। फिर उनकी फोर्टिफाइड सिटीज, यानी कि दुर्ग, है ना, जहां पर फोर्ट उनका, है ना, अल्टीमेटली जहां पर वो रहते हैं, द फोर्ट। ट्रेजरी, कोषा, मतलब पैसा, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होगा। आर्मी, है ना, दंड, सॉरी, आर्मी एंड लॉ एनफोर्समेंट, मतलब अगर किसी ने कुछ गलत किया, है ना, कुछ अगर खराब किया, तो एक पावरफुल आर्मी, और दंड यानी कि पावरफुल पनिशमेंट का मैकेनिज्म होना चाहिए। और लास्ट में एलाइज, यानी कि मित्र, फ्रेंड्स होने चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? स्वामी, किंग होना चाहिए, अमात्य जो ग्रुप ऑफ काउंसलर है, जनपद जो टेरिटरी ऑफ पीपल है, सिटीज दुर्ग होने चाहिए, कोष होना चाहिए, दंड होना चाहिए, और मित्र होने चाहिए। तभी ये किंगडम स्ट्रॉन्गली चल सकता है। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो किंगडम चलने वाला नहीं है। फिर आते हैं बेटा, फिर आती है पिक्चर में अशोका द ग्रेट की कहानी। ना अभी तक की पिक्चर चमकी क्या? अरे अभी तक बात समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट में चमका मैडम लिखना तो बनता है भाई। तो देखो, चंद्रगुप्त के बाद क्या हुआ, उनके बेटे, है ना, बिंदुसार राजा बने। बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोका द ग्रेट राजा बने। अशोका द ग्रेट कौन थे? ग्रैंडसन थे किसके बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने रूल किया 268 से 232 बीसी में। इनके समय बेटा इंडिया, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, थोड़ा सा साउथ छोड़ दो, थोड़ा साउथ छोड़ दो और प्रेजेंट डे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिला दो, तो पूरा वो एरिया किसके अंडर में था? एक राजा के अंडर में, अशोका द ग्रेट। किसके अंडर में था? अशोका द ग्रेट। फिर क्या होता है? एक लड़ाई होती है, कलिंग का युद्ध, है ना, कलिंगा इज इन ओडिशा। तो कलिंग इज अ प्लेस, वहां पर एक लड़ाई होती है। वो लड़ाई में अशोका जीत जाते हैं, और जीत के जब वो खड़े होते हैं ना, तो देखते हैं उनके साइड में लाखों, है ना, हजारों लाशें पड़ी है ना, कुछ उनकी आर्मी है, कुछ दुश्मन की आर्मी है, और उनको ऐसा लगता है यार, मतलब मैं जीत तो गया, बट एट व्हाट कॉस्ट? मेरे कारण इतने निर्दोष लोगों की जान चली गई, है ना, इनकी बीवियां इनके घर पे वेट कर रही होगी, इनके बच्चे होंगे, तो मतलब ये मैंने क्या कर दिया? और ये सोच के उन्होंने सोचा कि मुझे तो रूल नहीं करना, मुझे ये सब राजा वाजा नहीं चाहिए, मैं तो ये सब चीजें छोड़ के क्या बन रहा हूँ? बुद्धिस्ट बन रहा हूँ। मुझे नॉन वायलेंस, है ना, नॉन वायलेंस मतलब किसी लोग को मारना नहीं, किसी को हार्म नहीं करना, बुद्धा ने उन्हें टीचिंग्स दी, और वो हमेशा बुद्धिज्म के पाथ पर शुरू हो गए। अशोका शेयर्ड द कलिंग वॉर इन हिज एडिक्ट्स शोइंग ऑनेस्टी अबाउट हिज पास्ट, है ना, और उन्होंने प्रॉपरली लिखा कि यार मैं भी एक राजा था, मैंने भी लोगों को मारा। अशोका ने काफी लिखा है ना, अपने बारे में, बुद्धिज्म के बारे में बहुत जगह जगह उन्होंने लिखा है। सांची स्तूप पे लिखा है, सारनाथ के पिलर पर लिखा है, काफी जगह लिखा है। तो उन्होंने लिखा है यार कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान था, बट जब मैंने देखा ना कि कितने लोग मर सकते हैं सिर्फ एक लड़ाई के कारण, तो आई कुड नॉट बेयर दैट, है ना। और फिर उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म अपना लिया, बुद्धिस्ट बन गए कि अब मैं कोई लड़ाई नहीं करूंगा, किसी को भी जबरदस्ती मारने वाला नहीं हूं। फिर श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया तक उन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया। उनके बच्चे थे, उनको उन्होंने भेजा कि आप बुद्धिज्म को फैलाओ भाई, बुद्धिस्ट अब हम लोग सबको प्यार करना सिखाएंगे। अशोका ने बेटा काफी सारी एडिक्ट्स, काफी जगह अपनी बातें लिखी है इन द प्राकृत लैंग्वेज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, है ना। दिस वर कार्व्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, अर्जिंग पीपल टू फॉलो धर्म, है ना। बहुत सारे रॉक्स पे, बहुत पिलर्स पे अशोका लिख के गए हैं कि धर्म को फॉलो करो, बुद्धिस्ट बनो, नॉन वायलेंस फॉलो करो, और आज तक भी हम इन्हें जाके पढ़ सकते हैं। इट इज इन प्राकृत लैंग्वेज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। बाद में लोगों ने कन्वर्ट करा, समझा, और आज भी सारनाथ पिलर, सांची स्तूपा, ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर उस समय, अशोका के समय के हैं। अच्छा, वो अपने आप को देवम पिया पियादसी, है ना, कि मैं भैया भगवान का लाडला हूं, है ना। उन्होंने खुद का एक नाम दिया था। लोग अपना निकनेम देते हैं कि अशोका का अशु कर दो, बट उन्होंने बोला देवम पिया पियादसी, यानी कि आई एम द लव्ड वन, है ना, मेरे को सब लाड़ करते हैं, तो खुद का उन्होंने एक नाम रखा, देवम पिया पियादसी।
अच्छा, इसके अलावा बेटा बहुत काइंड थे वो, है ना, लोगों को मेडिसिनल केयर देना, एनिमल्स का ध्यान रखना, हंटिंग को बैन करना, ट्रीज को प्लांट करना, रोड पे रेस्ट हाउस बनाना, प्याऊ बनाना पानी पीने के लिए, बहुत उन्होंने फिर क्या किए, काइंडनेस वाले काम शुरू करे। His edict ensured officials were fair, avoided torture and checked on people's welfare for every 5 years, है ना, वो हर 5 साल में देखते कि यार मेरे यहाँ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कोई किसी को टॉर्चर तो नहीं कर रहा, क्या सब खुश हैं, क्या किसी के साथ कुछ खराब तो नहीं हो रहा। तो इतने काइंड और इतने बेहतरीन राजा थे कौन, अशोका द ग्रेट। सिटीज लाइक पाटलिपुत्र वर सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस एंड ट्रेड। पाटलिपुत्र क्या था बेटा, इनका कैपिटल था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट डे पटना है, ठीक है। पैलेसेस थे वहां, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, बहुत अच्छी स्ट्रीट थी, स्ट्रॉन्ग टैक्स सिस्टम था, ट्रेजरी थी, पूरा सब कुछ था इनके पास, है ना, एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग। मतलब अशोका के बाद मगध एम्पायर खत्म हो गया, है ना, मौर्यंस खत्म हो गए, मगध भी टूट गया, इवन महाजनपद भी खत्म हो गए, है ना। अशोका आखिरी पावरफुल रूलर थे। इसके बाद तुम चैप्टर पढ़ोगे एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, उसमें तुम देखोगे कि इतना बड़ा जो मगध एम्पायर था वो छोटे 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 एम्पायर में टूट जाएगा। हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली देखेंगे, है ना। अर्बन सोसाइटी थी, वेरी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थी, लोग एक साल में 2-2 फसलें उगाते थे, है ना। अगर कोई लड़ाई होती थी, कोई वॉर होती थी, तो फार्मर्स को प्रोटेक्शन दिया था, मतलब फार्मर्स को लड़ाई में नहीं लेके जाते थे ताकि वो लोग खाना उगाएं, ताकि वो लोग सोल्जर्स को खाना खिलाएं, है ना। इस तरह का सिस्टम था किसका, अशोका का, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है, द सोहागोरा कॉपर प्लेट शोज मौर्यन बिल्ट ग्रेनरीज टू स्टोन रेन अगेंस्ट फेमाइन। तो एक कॉपर प्लेट थी, सोहागुरा में वो कॉपर प्लेट मिली थी, जहां पर लिखा था कि, जहां पर फोटो बनी थी किसकी, गोडाउन की, ग्रेनरी की। तो समझ में क्या आया कि अच्छा, अशोका के टाइम गोडाउन्स थे जहां पर सरप्लस फूड, ज्यादा खाना स्टोर होता था ताकि वो बाद में फेमाइन में, वॉर्स में काम आ सके। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, ये बातें तो हमने समझ ली है ना। जगह जगह वाटर वेसल्स रखे थे, प्याऊ थे, ताकि कोई आग लग जाए, कोई कुछ हो जाए, ऐसी आपदा आ जाए तो वो पानी को वो यूज कर सके, ठीक है। सिटीज में आर्टिसंस थे, ब्लैक स्मिथ्स थे, कारपेंटर्स थे, जूलर्स थे, लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे, है ना, नीज तक वो लोग कपड़े पहनते थे, लेदर के शूज पहनते थे, मतलब एक ओवरऑल लग्जरियस लाइफस्टाइल अशोका के टाइम पे लोग जीते थे, ठीक है। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इस समय आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत थ्राइव किया, है ना, बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर था। अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या चीजें बनी थी अशोका के टाइम पे। इकोनॉमिक इनोवेशन में ट्रेड रूट्स को इन्होंने स्ट्रेंथन किया, सिक्कों को इन्होंने काफी ज्यादा यूज किया और वेल प्लान सिटीज बनाई। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, इवन अच्छा एजुकेशन था, है ना, बढ़िया एजुकेशन वो लोग प्रोवाइड करते थे, बहुत सारे गुरु थे जिनके पास बच्चे जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो काफी सिस्टम जो था वो सेट था किस टाइम पे, अशोका के टाइम पे, ठीक है। ये हमने देखा एक्रोबैट्स, है ना, उस समय पे फार्मर्स थे, कॉपरमैन्स थे, है ना, ब्लैक स्मिथ्स थे, जूलर्स थे, सर्कस वाले एक्रोबैट्स थे जो रस्सी पे चलते, है ना, अलग अलग करतब दिखाते, राजा जी के सामने डांस करते, नृत्य करते। तो काफी ज्यादा सोसाइटी जो थी वो वैरिड थी। लास्ट टॉपिक इस बेटा कि उस समय क्या क्या चीजें फेमस थी, क्या क्या चीजें जो थी वो बहुत अच्छी, मतलब आर्किटेक्ट में क्या क्या फेमस था, तो टेराकोटा, मिट्टी के जो थे बेटा, मिट्टी के हॉर्सेस, मिट्टी की मूर्तियां काफी फेमस उस समय थी। एक फिगर था सप्तमत्रिकास, मतलब 7 मदर गॉडेस, आपके एनसीईआरटी में फोटो भी है, 7 मदर गॉडेस, इस तरह से सप्तमत्रिका, ये भी अशोका के टाइम की है। टेराकोटा हॉर्स हेड, है ना, एक टेराकोटा का हॉर्स हेड है, वो भी अशोका के टाइम का है, ठीक है। काफी ज्यादा एडवांस जो है आर्किटेक्चर था। जो सारनाथ का पिलर है ना, सारनाथ में बेटा एक पिलर था, इतना बड़ा पिलर अशोक ने बनवाया था, यहीं से हमारे देश का नेशनल एम्बलम भी बना हुआ है, दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, सत्यमेव जयते इस पे लिखा होता है। तो ये कहाँ से इंस्पायर है, सारनाथ पिलर जो अशोका का था वहां से इंस्पायर है, जिसपे 4 लायंस हैं, यहाँ नीचे एक चक्र है, बुल है, राइनोसोरस है, ऐसे एनिमल्स बने हुए हैं। दिस वॉज फ्रॉम हमारे अशोका के सारनाथ के एम्बलम से। सांची स्तूपा, है ना, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट अशोका का जगह है जो उन्होंने बनाई थी भोपाल के पास में, है ना। ये स्तूप है, यहाँ ये देखिए रेलिंग, यहाँ बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, मैं मतलब यहाँ बहुत बार गई हूँ, छोटे छोटे अक्षरों में काफी कुछ लिखा हुआ है बुद्धिस्ट के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में, धर्म के बारे में। दिस वॉज अगेन फेमस। धौली एलिफेंट, एक रॉक कार्विंग सिंबलाइजिंग द बुद्धिस्ट क्वालिटीज नियर एन अशोका एडिक्ट। तो एक धौली, एक
रॉक है, रॉक में से कार्विंग है एलिफेंट जैसी, वो एलिफेंट यहाँ दिखता है, ढौली एलिफेंट, वो भी उस समय का है, वहां भी अशोका है ना, अशोक के जो एडिक्ट्स है उसके पास में ढौली एलिफेंट भी बना हुआ है। बाकी इसके अलावा मौर्यास ने बहुत सारे स्तूपास मतलब मंदिर मान लो, बुद्धिस्ट मंदिर थे, स्तूपास, चैत्य विहार क्या थे कि बुद्धिस्ट लोगों को पढ़ने की जगह, उनको रेस्ट करने की जगह, मेडिटेट करने की जगह, है ना, लोगों को रेस्ट हाउस, इतने सारी चीजें किसने बनाई थी बेटा, अशोका ने बनाई थी। फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ जो हमेशा होता है कि इतने बड़े एम्पायर में अशोका की डेथ के बाद जो आगे के सक्सेसर्स थे वो इतने वीक आए, इतने ज्यादा इनकॉम्पिटेंट थे कि बड़ा सा एम्पायर टूट गया, मगध एम्पायर खत्म हो गया और छोटे छोटे एम्पायर्स में फॉर्म हो गया, जो हम पढ़ेंगे किसमें, एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में, है ना। फाइनली वो डिक्लाइन हो गया बिकॉज देखो रीजनल इंडिपेंडेंस, जो दूसरे रूलर्स थे उनको वो अपने इंडिपेंडेंट हो गए, लीडरशिप बहुत वीक हो गई और बाहर से, है ना, बाहर से दूसरे लोग जो है, दूसरे लोगों ने अटैक कर दिया। लार्ज एम्पायर आर हार्ड टू, इतना बड़ा एम्पायर था कि कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था, और नेचुरल डिजास्टर्स उस समय, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये तो बहुत कॉमन था। तो ये सब के कारण जो एम्पायर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अशोका का, चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा मगध एम्पायर खत्म हो गया, अलेक्जेंडर भी खत्म हो गया, और इसी के साथ राइज ऑफ एम्पायर्स भी खत्म हो गया। आई होप ये चैप्टर चमका होगा। इसके बाद पढ़ाऊंगी एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, जहां देखोगे कि बड़ा एम्पायर कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।